Okay, sir. So just give me a sec. Okay, sir. We can start now. ठीक है। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी त्रिपाठी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे पास आज के वक्ता डॉक्टर श्रीश चौधरी साहब, रिटायर्ड प्रोफेसर आईआईटी मद्रास उपस्थित हैं। और निश्चित ही सर का जो बृहद ज्ञान रहा, इससे आज हमारे प्रदेश के विद्यार्थी लाभ और शिक्षक, साथ में शिक्षक एजुकेटर जो हैं, सब लाभान्वित होंगे। मैं आईआईटी के आईसर भोपाल की टीम का स्वागत करता हूं, जिसमें नोडल अधिकारी आशीष श्रीवास्तव जी और उनकी टेक्निकल टीम अरुण और अन्य लोग। साथ में मैं स्वागत कर रहा हूं आज अपने डाइट की फैकल्टी जो हमारे नियमित इस कार्यक्रम में जुड़ती है और इसका प्रचार प्रसार करती है। एपीसी एकेडमी, बीआरपी, बीएफई, सीएससी, शिक्षक साथी और विद्यार्थी जो नियमित इस कार्यक्रम से हमारे जुड़कर लाभान्वित होते हैं। मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं राष्ट्रीय केंद्र की ओर से। मैं विद्यार्थियों से और शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि आज आपके सामने बहुत ही सीनियर वैज्ञानिक आपको ज्ञानवर्धन करने वाले हैं, जरूर उनसे आप लोग लाभान्वित होइएगा। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं चैट बॉक्स में अवश्य डालिएगा ताकि उनका सभी समाधान हो सके। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़िए। जो साथी हमारे इस कार्यक्रम से अभी लाइव देख लेते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देख पाते आप इस लिंक को बाद में भी देख सकते हैं। आईसर भोपाल की यूट्यूब लिंक पर जा करके आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। अतः मैं अपने शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों से पूर्णतः कमिटमेंट चाहूंगा कि आप लोग इस कार्यक्रम को बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे और समझेंगे। मैं सर के लिए पुनः एक बार स्वागत कर रहा हूं कि आप अपने विस्तृत रूप से जो आपका कार्यक्रम रहता है, शेड्यूल है जैसा हमें अरुण ने बताया, और आपका व्यस्तम कार्यक्रम है, उसमें से आपने हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के ज्ञानवर्धन के लिए समय दिया है। मैं पुनः आपको एक बार स्वागत कर रहा हूं कि आप जरूर हमारे जो आज दीपावली की पूर्व संध्या पर जो ज्ञानवर्धन हमारे विद्यार्थियों को होगा, इससे हमारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मैं आईसर की टीम को अनुरोध करना चाहूंगा कि सर का जो बृहद कार्य रहा इस पर जरूर प्रकाश डाला जाए ताकि हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद सर। हाँ, नमस्कार डॉक्टर त्रिपाठी। सबसे पहले मैं डॉक्टर त्रिपाठी का धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे साथ हर सप्ताह जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, और मैं अपने सभी नियमित श्रोतागणों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी ये जो लेक्चर वेबिनार सीरीज बहुत ही सफलतापूर्वक चल रही है और आप देख रहे हैं कि अब इसमें नए और अलग अलग प्रांतों से जो वक्ता हैं उनको हम अपने साथ जोड़ने के प्रयास में हैं। तो आज हमारा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौभाग्य है कि हमारे बीच में डॉक्टर श्रीश चौधरी जी उपस्थित हैं। डॉक्टर चौधरी जी जो अब पिंडरूच में एक कौशल विकास संस्थान GLA सेंटर में पढ़ाते हैं। इससे पहले वह IIT मद्रास में प्रोफेसर थे। वह एक IELTS एग्जामिनर, परीक्षक, प्रशिक्षक, जिसको हम एग्जामिनर ट्रेनर अंग्रेजी में बोलते हैं, और ब्रिटिश काउंसिल के लिए मॉनिटर रहे हैं। और वह भारत में हवाई यातायात नियंत्रण के लिए प्रशिक्षकों और अंग्रेजी के उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षक रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश, मॉडर्न भाषा विज्ञान आदि में उनके पाठ्यक्रम NPTEL यूट्यूब साइट पर देखे जा सकते हैं। और उनके आज ये जो इतना उनका अनुभव है, आज हम निश्चित तौर पर उससे अपने को लाभान्वित करेंगे। तो उनका जो कामकाजी जीवन है वह 1972 में शुरू हुआ था, जब हम में से काफी लोग जो थे उस समय शायद पैदा भी नहीं हुए थे। तो वो द टाइम्स ऑफ इंडिया से उन्होंने अपनी कामकाजी जीवन की शुरुआत की। और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट रही है कि कौन शिक्षक बनना चाहता है, हु वांट्स टू बी अ टीचर। इसके लिए उन्हें 1986 में पत्रकारिता पुरस्कार, जर्नलिज्म अवार्ड भी मिला था। डॉक्टर चौधरी ने भारत में अंग्रेजी सीखने, उपयोग और उसकी संरचना पर शोध किया है। बहुभाषी दिमाग, जिसको हम अंग्रेजी में मल्टीलिंगुअल माइंड बोलते हैं,
उस पर उनके द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक पेपर बताता है कि कैसे बच्चे एक साथ कई भाषाओं का प्रबंधन करते हैं, और ये खासकर भारत जैसे देश के लिए बहुत ही उपयुक्त मेरे ख्याल से एक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी भाषाओं की विविधता है। और ये समझने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है शोध का कि किस तरह से बच्चे इतनी सारी भाषाओं में अपने को अच्छे से अच्छा कर पाते हैं। तो भारत में अंग्रेजी के उच्चारण पर उनकी पुस्तक जल्द ही प्रकाशित होने की संभावना है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से कि बेटर स्पोकन इंग्लिश, जो कि विकास पब्लिकेशंस नई दिल्ली ने उसको पब्लिश किया है, फॉरेनर्स एंड फॉरेन लैंग्वेजेस इन इंडिया, जिसको कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली ने पब्लिश किया है, इंग्लिश फॉर द वर्ल्ड मैकमिलन ने पब्लिश की है। तो हम ये देख सकते हैं कि डॉक्टर श्रीश के जो किताबें हैं वो बहुत ही प्रतिष्ठित जो पब्लिशर्स हैं उनके द्वारा पब्लिश की गई हैं। उससे पहले उन्होंने शिमला, सॉल्जबर्ग, लैंकेस्टर, हैदराबाद, दरभंगा और नेपाल भारत की सीमा के पास पिंडरूच में बागमती के किनारे एक पेड़ के नीचे भी अध्ययन किया है, और जहां बागमती में ही उनका जन्म 1950 में हुआ था। तो ये हमारे लिए फिर से एक बहुत ही उत्साह और सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच डॉक्टर श्रीश चौधरी जुड़े हैं, और हम बिना अधिक समय व्यर्थ किए उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपना व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत करें। जी अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा बड़ा विस्तृत परिचय दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों ने नहीं सुना, और उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं इसके लिए। ये बड़ा ही धमकाने वाला परिचय होता है। मैं गांव से पढ़ के गया था, और गांव में अभी मेरा भाग्य है, मैं पढ़ा रहा हूं। और हम लोग भारत नेपाल सीमा के पास एक अत्यंत ही पिछड़े इलाके में, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा आदि का घनघोर अभाव है, वहां हम लोग चाहते हैं कि बच्चे उतना ही अच्छा कर सकें जितना भोपाल या मध्य प्रदेश में या देश या दुनिया के अन्य विकसित भागों में कर रहे हैं। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, कंप्यूटर, इस सब को आना चाहिए। यह प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो भारत भी फिर एक बार बड़ा, मजबूत, समृद्ध और शक्तिशाली देश बनेगा। वह शक्तिशाली देश किंतु तभी बनेगा जब हमारे बच्चे शक्तिशाली होंगे। उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा, उनकी विद्या इस उच्च कोटि की होगी कि वह दुनिया को और अपने आप को समझ सके। तो आपका निमंत्रण मिलने पर मैंने विचार किया कि मैं ऐसी कौन सी बात बता सकता हूं बच्चों को। मेरे पास तो, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मेरे पास ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी वस्तुएं तो हैं नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं उस ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करूंगा जो हमारी पुरानी धरोहर है, जिसमें भारत के पास भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है। वह है हमारे ज्ञान विज्ञान का भंडार, जो कहानियों के माध्यम से उपलब्ध है। तो मित्रों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस व्याख्यान माला में आए, और शायद बोरिंग भी हो तब भी आप सुनने की कोशिश करें। पहला प्रश्न यह है कि कहानियां क्यों? कहानियों के दिन लद गए या कहानियां अभी भी सुनी जा सकती हैं? तो उत्तर यह है कि कहानियों के दिन लदे नहीं हैं, कहानियां अभी भी सुनी जा सकती है। क्योंकि कहानियों में दो बातें ऐसी हैं जिनको कि अभी तक कोई निकाल नहीं पाया, और यही कारण है कि जो गणित, साहित्य, इतिहास नहीं भी जानते हो, कुछ न कुछ कहानियां जरूर जानते हैं। कहानियां हम जब से पैदा हुए हमारे साथ हैं। कहानियां हमें नैतिक शिक्षा, दुनिया की शिक्षा, समाज की शिक्षा देती हैं, और कहानियां हमें भाषा भी देती हैं। कोई माँ बाप, कोई शिक्षक, कोई विद्यालय, कोई पाठशाला बैठकर
बच्चों को यह नहीं सिखाता है कि आओ आज तुम्हें हम इस तरह के वाक्य की बनावट सिखाएंगे, इस तरह के शब्द सिखाएंगे। लेकिन जब वो कहानियां सुनते होते हैं अपनी माँ, दादी, नानी से, पिता, पितामह से, चाचा, फूफा, बुआ, बड़े छोटों से, गुरु से, स्कूल में, तो कहानियां हमें नैतिक शिक्षा, चरित्र की शिक्षा के अतिरिक्त भाषा की शिक्षा भी देती है। कई लोग आजकल कहते हैं कि अरे अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी का बहुत ही ज्यादा महत्व बढ़ गया है दुनिया में भी और अपने देश भारत में भी। किंतु अंग्रेजी आएगी कैसे? क्या केवल ग्रामर की किताबें पढ़ लेने से अंग्रेजी आ जाएगी? क्या चंद किताबें स्कूल में पढ़ाई होती हैं वह पढ़ लेने से हमें अंग्रेजी आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली आ जाएगी? आएगी, उससे भी आएगी, लेकिन थोड़ी आएगी। लेकिन यदि हम इन भाषाओं में जो उपलब्ध साहित्य है, जो कहानियां हैं, जो रचनाएं हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उनकी कविताएं पढ़ते हैं, उनकी साहित्य पढ़ते हैं, उनके नाटक देखते हैं, उनके गाने गाते हैं, संगीत करते हैं, तो कहीं ज्यादा आएंगी। तो आज मैं आपको इन हमारे पास जो कहानियों का ये बड़ा धरोहर है, बहुत बड़ी विरासत है, उसका एक छोटा सा आपको मैं टूर, एक गाइडेड टूर एक देना चाहता हूँ, वॉकिंग टूर देना चाहता हूँ कि आइए देखें। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बचपन में लोरियां ना सुनी हो। आप आशीष जी एक वो लोरी जरा सुना दीजिए, नानी तेरी मोरनी को, एक दो लाइन, एक दो पंक्तियां उसकी सुना दीजिए प्लीज। अरे वाह। सो ये तो बहुत बचपन की कहानी याद है मुझे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। और शायद यहाँ पे एक ऑडियो क्लिप है जो कि इसको सुनाई जाएगी। जी Jingle tunes. गानों का, ऐसी बचपन की लोरियों का भारत में ऐसी कोई भाषा नहीं है, भारत में ऐसी कोई भाषा नहीं है जहां इन लोरियों का भंडार नहीं है। जो लिखित भाषाएं हैं, हिंदी है, तमिल है, बंगला है, मराठी है, पंजाबी है, मैथिली है, ऐसी कोई भाषा नहीं है लिखित हो या जिनकी अलिखित मौखिक साहित्य है, ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें इस तरह के गानों का भंडार नहीं है। और ये सारे गाने मनोरंजन करने के साथ साथ हमें कुछ सिखाते भी हैं। इसी तरह से भारत में लोक गीतों का, लोक कथाओं का भी बड़ा भंडार है। अभी आपको मैं अरुण जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आला उदल की एक कहानी, शायद आपने नाम सुनी हो, ये Jingle. बुंदेलखंड और ब्रजभूमि के बीच की कहानी है। आला उदल की कहानी, जो दो दोस्तों की अमर कहानी है, जो दिखाता है कि छोटी छोटी सुविधा के लिए दोस्त के साथ कैसे धोखा नहीं करना चाहिए और कैसे जान निकल जाए लेकिन दोस्ती ना टूटे। आप जरा दो चार लाइन सुनकर देखिए, लिंक हम लोग शेयर करेंगे, आप खुद भी सुन सकते हैं। अरुण जी जरा वो आप इनको शुरू के 2-3 मिनट, आला उदल के 2-3 मिनट सुना दीजिए।
हाँ, थैंक यू अरुण जी। ये जो बच्चे चाहें आसानी से उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप अलाउदल टाइप कीजिए और आप ये कहानी सुन सकते हैं। बहुत ही मजेदार कहानी है। अलाउदल कहानी दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल उपस्थित करती है कि बाघनी ने मार दिया गाय को तो उसका बच्चा कैसी प्रतिक्रिया करता है, कैसे दोनों बच्चों की दोस्ती बढ़ती है आगे। काफी रोचक कथा है और ये गाने में है। हम लोग जब बहुत, हमारे जमाने में टेलीविजन नहीं था, रेडियो भी गांवों में उपलब्ध नहीं होता था। इस तरह से अल्लाह उदल गाने वाले लोग आया करते थे, गांव गांव जाते थे और गांव में चौपालों में बैठकर, बड़े घने पेड़ों के नीचे बैठकर ढोलक बजाते हुए जब वो गाते थे तो घंटों इतना मजे से उस सारा गांव उनको बैठकर सुनता था। बड़ा आनंद आता था और शिक्षा आती थी, भाषा की भी, चरित्र और व्यक्तित्व की भी। इस तरह से भारत के हर प्रांत में, ऐसा कोई प्रांत नहीं है पहाड़ से लेकर समुद्र तक, पूरब से पश्चिम तक, ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां पर कि लोक कथाओं की अपनी परंपरा नहीं है और बहुत ही समृद्ध और पुरानी परंपरा है। आप चाहें आज भाग्यवश वो उनमें से अनेकों कहानियां यूट्यूब पर, इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उन्हें सुन सकते हैं और मजा ले सकते हैं। मैं कुछ पुराने साहित्य की भी बात करूंगा कि भारत में साहित्य की और कहानियों की कितनी बड़ी, कितना बड़ा भंडार, कितनी बड़ी धरोहर रखी हुई है। आगे चलें अरुण जी, नेक्स्ट, अगला स्लाइड। ये मैं बच्चों से पूछता हूं, आप कल्पना करो ये कौन देवता है? गदा लिए हुए, वर्ण श्याम, हाथ में रस्सी बांधे हुए और उनके सामने एक बालक खड़ा है। 8 वर्ष की आयु का बालक है और उनके दाएं हाथ पर, गदा वाले हाथ पर, एक भैंसा बैठा हुआ है। ये कौन देवता है? आप में से शायद बहुत लोग समझ गए होंगे, ये यमराज हैं, मृत्यु के देवता है। और उनके सामने खड़ा हुआ बालक नचिकेता है। नचिकेता की कहानियां उपनिषद की अनेकों कहानियों में, सैकड़ों कहानियों में, और वो कहानियां, हर कहानी दूसरी कहानियों से अच्छी है। ऐसा बताना मुश्किल है कि उपनिषद की कौन सी कहानी कम अच्छी है, कौन सी ज्यादा अच्छी है। हर कहानी अपने आप में अनूठी है और एक शिक्षा देती है। उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है जो कहता है जहां गुरु और शिष्य साथ बैठते थे, वह घंटी नहीं बजती थी, कोई रूटीन नहीं होता था। बच्चे पूछते हैं गुरुजी को, गुरुजी हम पैदा क्यों होते हैं, हम मर क्यों जाते हैं, हम एक साथ एक माँ के पेट से निकलते हैं फिर भी अलग अलग क्यों हो जाते हैं, क्या भगवान नाम की कोई चीज है, क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, आत्मा क्या है? कई तरह के प्रश्न वो करते हैं और गुरुजी उनका बार बार उत्तर देते हैं। गुरुजी ऊपर बैठते हैं, बच्चे थोड़ा नीचे बैठते हैं, इसीलिए इनको उपनिषद कहते हैं, नीचे लेकिन पास में बैठा हुआ। वैसी कहानियां, तो वैसी ही एक कहानी है कठोपनिषद से, जिसमें नचिकेता मुख्य पात्र हैं, जो बालक आपके सामने खड़ा है। नचिकेता की कहानी बड़ी सीधी कहानी है। उनके पिता उद्दालक मुनि एक बार यज्ञ कर रहे थे और जैसा कि नियम है यज्ञ के बाद लोग दान करते हैं, तो गायें दान में दे रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह वैसी गायें दान में दे रहे थे जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया था, जिनके दांत टूट चुके थे, जो अब घास नहीं खा सकती थी। तो नचिकेता को बड़ी चिंता हुई कि भाई मेरे पिताजी तो ये जानबूझकर गलत काम कर रहे हैं। उसने सोचा कि पिताजी को तो जो सबसे अच्छी वस्तु है पहले वह दान में देनी चाहिए, तो पिताजी की जो सबसे अच्छी वस्तु मैं हूं, तो वह चाहते हैं और उद्दालक मुनि के पास खड़े होकर पूछते हैं, पिताजी 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 आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? पिताजी एक बार नहीं ध्यान देते हैं, नहीं सुनते हैं। नचिकेता फिर पूछते हैं, पिताजी आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? पिताजी फिर नहीं ध्यान देते हैं। तीसरी बार पिताजी चिढ़ जाते हैं और चिढ़कर कहते हैं, जा
तुझे मैं मृत्यु को दान देता हूं। तो नचिकेता मृत्यु के पास पहुंचते हैं। मृत्यु के राजा कौन है? यमराज है। यमराज कहीं गए हुए थे घूमने, शायद उनकी तो लंबी ड्यूटी थी पूरी दुनिया में, जिसे देखना है किसका टाइम आ गया उसको वापस बुलाओ, उसे चैन कहाँ है। तो यमराज गए हुए थे घूमने। 3 दिनों तक नचिकेता उनके द्वार पर बैठे उनकी प्रतीक्षा करते रहे। 3 दिनों बाद जब यमराज वापस आए तो यमराज की पत्नी ने उनसे कहा कि देखिए, एक ब्राह्मण कुमार, एक विद्यार्थी, एक ब्रह्मचारी भूखा आपके दरवाजे पर 3 दिनों से बैठा हुआ है, आपको तो पाप लगेगा। तो यमराज वहां जाते हैं, इनसे माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि भैया मुझसे गलती हुई, मैं था नहीं यहाँ तुम्हारे स्वागत को, तुम चाहो तो मुझसे 3 वर मांग लो, मेरे 3 पाप कट जाएंगे। तो नचिकेता 3 वर मांगते हैं। पहला मांगते हैं कि मैं जब यहां से वापस जाऊं तो मेरे पिताजी मुझे स्वीकार कर लें, उनका क्रोध शांत हो चुका हो, आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। दूसरा वर मांगते हैं कि मुझे यह बताइए स्वर्ग क्या चीज है। वो उनको बताते हैं। जो कहानी है, जो ग्रंथ है, वो तीसरे प्रश्न से है। तीसरे प्रश्न में नचिकेता पूछते हैं कि मुझे यह बताइए कि आत्मा क्या चीज होती है। मैंने सुना तो है कि आत्मा अमर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो नचिकेता उनको बहुत तरह की बातें बताते हैं। कहते हैं कि यार कोई और सवाल पूछ लो, तुम ये क्या पूछ रहे हो, ये तो बड़े बड़े लोग इस सवाल का उत्तर नहीं कर पाते हैं, तुम कहाँ से समझ पाओगे। तो नचिकेता कहते इसीलिए तो मैं आपसे पूछता हूं, जो मुझे कहीं और मिल जाएगा वह मैं आपसे क्यों लूं। यमराज नचिकेता को अनेकों प्रकार के प्रलोभन देते हैं। तुम नाच गाना ले लो, तुम हाथी घोड़े ले लो, तुम चाहो तो हजारों साल जियो। लेकिन नचिकेता कहते हैं फिर भी तो एक दिन मुझे आप ही के पास आना है, लेकिन अगर आप मुझे यह ज्ञान दे देते हैं तो मुझे उन चीजों से कहीं ज्यादा आनंद आएगा। आप चाहें तो खुद कहानी पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है समझना। YouTube पर आपको मिल जाएगा, यह कहानी मिल जाएगी, ग्रंथ मिल जाएंगे, कोई बहुत कीमत भी नहीं है। गीता प्रेस की किताबें काफी सस्ती होती हैं। शिक्षा यह है कि एक बालक जो यूं ही भटक सकता था, वह क्या सीखता है और कैसे सीखता है, और हम सभी उसी प्रकार से सीख सकते हैं। मैं यहाँ और ज्यादा समय नहीं लगाकर चलता हूं आगे और आपको रामायण की कुछ कहानी सुनाता हूं। अरुण जी आगे चले हम लोग। अब रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसने भारत तथा विश्व के अन्य देशों को किसी भी अन्य ग्रंथ से ज्यादा प्रभावित किया है। और जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्होंने भी इसके विषय में जाना है, इसके विषय में कुछ न कुछ जानते ही है। ऐसा शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता है कि श्री राम भगवान कौन थे। वो भारत में रहने वाला किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो। अब मैं छोटा सा क्विज मैंने आपके सामने रखा है, आप देखिए। और मैंने सिर्फ 10-12 छोटे छोटे प्रश्न रखे हैं। मुझे लगता है कि आप में से हर व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। जैसे पहले, राम की कितनी माताएं थी? भगवान श्री राम की कितनी माताएं थी? महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी? उनका नाम आप क्रम से बताइए। तो सबसे पहले थी कौशल्या, फिर थी सुमित्रा और फिर थी कैकेयी। ठीक है। महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करना पड़ा और यज्ञ में उन्हें प्रसाद मिला। कहा गया कि यह प्रसाद पायसम, यह खीर, आप यह क्षीर भोजन आप अपनी रानियों को खिलाएंगे तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी, पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने किस रानी को कितना खीर दिया? तो पहले उन्होंने महारानी कौशल्या को आधा दिया, फिर शेष जो बचा था उसका 2 टुकड़े कर दिए। आधा कैकेयी को दिया, आधा कैकेयी को दिया, आधा सुमित्रा को दिया। कैकेयी ने अपने हिस्से का भी आधा सुमित्रा को दे दिया। तो ये हम सभी लोग जानते हैं। उसी तरह से महाराज दशरथ के कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए, हम सभी लोग जानते हैं। बड़े कौन थे? तो सबसे पहले महाराज श्री राम भगवान स्वयं थे, फिर भरत थे, फिर लक्ष्मण थे, फिर शत्रुघ्न थे,
आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था? उनकी गाय का नाम था नंदिनी। ठीक है। राम जिस वंश में उत्पन्न हुए थे उस वंश का क्या नाम था? वह इक्ष्वाकु लोगों का वंश था, इक्ष्वाकु महाराजाओं का वंश था, सूर्य वंश था। इस तरह से जनरल नॉलेज हम सबों के पास है। लेकिन यदि आप समय निकालकर एक दिन में एक पृष्ठ भी, एक पेज भी, एक पन्ना भी पढ़ते हैं तो आप एक वर्ष में रामचरितमानस पढ़िए या वाल्मीकि की रामायण पढ़िए या भारत की लगभग हर भाषा में लगभग रामायण का अनुवाद है, आप वहां पढ़िए और आप पाएंगे कि जो नैतिक बल और चरित्र की मजबूती रामायण पढ़ने से आप में आती है वह किसी भी और जिम में जाने से, स्कूल कॉलेज जाने से, IIT, आईसर कहीं भी जाने से आपको वह शिक्षा उतनी नहीं आएगी जितनी आपको वह एक अकेली ग्रंथ पढ़ने से आती है। आइए आपको उसमें से इस ग्रंथ से एक छोटी छोटी कहानियां मैं बताता हूं। आप अनुमान लगा सकते हैं यह कौन है। यह बाएं किनारे, मेरे बाएं हाथ, आपके भी बाएं हाथ पर यह हनुमान है। दाएं हाथ पर भगवान श्री राम हैं, श्याम वर्ण और गौर वर्ण उनके अनुज लक्ष्मण हैं। तीनों की यह पहली मुलाकात है किष्किंधा में। अब आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। श्री हनुमान अपना परिचय श्री राम भगवान को देते हैं और श्री राम भगवान हनुमान को देखकर उनकी किस बात से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? वह ऐसी कौन सी चीज है हनुमान में जो श्री राम भगवान को सबसे अधिक प्रभावित करती है? और वह लक्ष्मण की ओर मुड़कर कहते हैं, देखो भैया, इस जंगल में आप याद रखिए राम भगवान की पत्नी खो गई है, उन्हें पता नहीं है। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं, GPS नहीं, कंप्यूटर नहीं, इंटरनेट नहीं, वह अयोध्या जाकर फौज नहीं बुला सकते हैं। उन्हें पता नहीं है कि वह फौज किधर जाए, किसको ढूंढे। बरसात का समय है, दिन रात भूखे प्यासे बिना सोए ये भटक रहे हैं अपनी पत्नी को ढूंढते हुए। लक्ष्मण अपने भाई के साथ अपने भाभी को ढूंढते हुए, और राम भगवान को तब हनुमान मिलते हैं। पता नहीं है कि यह हनुमान है, वो जानते भी नहीं है। वह विप्र वेश में, ब्राह्मणों की वेश में हनुमान इनसे मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। तो श्री राम भगवान को हनुमान की ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे अधिक प्रभावित करती है? आप ग्रंथ पढ़ेंगे, कोई भी आप हनुमान रामायण पढ़कर देखिए, रामचरितमानस पढ़कर देखिए, मिथिला भाषा रामायण पढ़िए, कंब रामायण पढ़िए, कोई भी बंगला में रामायण है वो पढ़िए। आप देखिएगा श्री राम भगवान को हनुमान की भाषा सबसे अधिक प्रभावित करती है। वो जैसे ही हनुमान की बात सुनते हैं वैसे ही मुड़कर वह लक्ष्मण से कहते हैं, अरे भैया जरा इसकी भाषा तो देखो, इसका संस्कृत तो देखो, इतना अच्छा उच्चारण, वाक्यों का इतना अच्छा बनावट, वाक्यों की इतनी अच्छी बनावट, यह तो किसी बड़े विद्वान गुरु के पास जाने से ही संभव है। जरूर यह व्यक्ति कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और हमारी सहायता कर सकता है। तब वो पूछते हैं हनुमान को कि हे विप्रवर, आप कोई साधारण विप्र तो दिखते नहीं है, आप अवश्य कोई देवता या उस तरह के व्यक्ति हैं। आप अपने असली रूप में प्रकट होकर मुझे अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तब हनुमान बनकर इनके आगे आते हैं और इनको बताते हैं कि वह और उनके राजा सुग्रीव किस विपत्ति में पड़े हैं और भगवान राम उनकी कैसी सहायता करते हैं। और तब भगवान राम भी इनसे कहते हैं कि उनको महाराज सुग्रीव और हनुमान से कैसी सहायता चाहिए। मैंने यह उदाहरण इसलिए लिया कि मैं आपका ध्यान भाषा के महत्व की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप किसी नौकरी के लिए जाएं, कहीं पर मित्रता के लिए जाएं, कहीं पर शादी विवाह के लिए जाएं, आपका परिचय जितना अधिक आपकी भाषा देता है, आपका परिचय जितना अधिक आपकी भाषा देती है, उतना और कुछ भी नहीं। आप कैसे बोलते हैं इसी से पता चलता है कि आप किस परिवार से हैं, किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज, किस स्कूल से आए हैं। आगे चलते हैं अरुण जी।
मैंने सोचा कि हनुमान की ही दूसरी भी कहानी आपको बताऊं कि हनुमान जी जैसा व्यक्ति जिसके पास जीपीएस नहीं है, वह जाता है ढूंढने सीता जी को। कहाँ जाए? वह तो भाग्यवश उनको जटायु मिल जाते हैं, तो जटायु बताते हैं कि रावण ले गया है और उस दिशा में गया है। अब रावण तक पहुंचने के लिए इतना बड़ा समुद्र पार करना है, तो समुद्र पार करने के लिए कहीं से छलांग लगानी होगी। उनके पास यह ताकत है। जामवंत उनको याद दिलाते हैं कि हनुमान भैया तुम तो छलांग मार सकते हो, लेकिन आप सोच लीजिए कि लंबी छलांग मारने के लिए लंबा जोर लगाना पड़ता है। अब किसी भी पर्वत पर हनुमान अपना पांव रखे और जोर मारे, वो पर्वत ही बैठ जाए। हनुमान कोई साधारण वानर तो थे नहीं, वो तो असाधारण वानर थे। उनका वजन, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई और उड़ने के लिए जो उन्होंने जोर लगाया होगा पीछे, ताकि वो स्प्रिंग की तरह उछल सकें, वो उनका प्रोपल्शन जिसको कहते हैं रॉकेट साइंस में, वो प्रोपल्शन उनका हो सके, उसके लिए जो बूस्टर उन्होंने डाला होगा, वो कई पहाड़ टूट गए उनके पांव के नीचे। हनुमान रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, जेहि गिरी चरण धरई हनुमंता, से गिरी जाय पताल तुरंता। वो पहाड़ ही धस जाता था। ढूंढते ढूंढते इनको एक महेंद्र पर्वत मिला, और महेंद्र पर्वत से हनुमान जी छलांग मारते हैं और लंका की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में बाधाएं आती हैं। किसी भी बड़े काम में रामचरितमानस सिखाता है कि बाधाएं आएंगी। रामचरितमानस रामायण की राम की कथा यह भी सिखाती है कि बाधाएं आए तो आए, अगर आप टिके रहेंगे तो बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको कुछ दे कर जाएंगी, कुछ सिखा कर जाएंगी। तो इनको भी सुरसा रोकती है रास्ते में और कहती है कि भैया हम तुम्हें तो जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें खा जाएंगे। दोनों में बातचीत होती है, निगोशिएशन होता है, मोल भाव होता है। और ठीक है, सुरसा कहती है तुम मेरे मुंह में घुस जाओ, फिर तुम्हारी इच्छा, तुम निकल जाओ या वहां रहो। तो हनुमान जी अपना आकार बड़ा करते चले जाते हैं, आकार बढ़ाते हैं। सुरसा भी बढ़ाती है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, जब सुरसा का मुंह किसी बहुत बड़े इंजन की तरह, टनल की तरह बड़ा हो जाता है, तो हनुमान जी छोटा बनकर उसके मुंह में जाते हैं, उसकी नाक से निकल जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैया अब तो मुझे जाने दो। इस तरह की कहानियां रामायण में आपको हमेशा मिलेंगी और ये सिखाती हैं कि भैया कैसी भी विपत्ति आए, अगर तुम घबराओगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे सामने ठीक ठाक बरकरार रहेगी, बनी रहेगी, तो तुम विपत्ति से निकल जाओगे। चलिए अगला देखते हैं। ये है सीता मैया और हनुमान जी वाटिका में। अब आप पूछिएगा कि यह मैंने क्यों चुना। यहां पर रामचरितमानस का या रामायण का एक बहुत बड़ा प्रसंग यहां पर लगा हुआ है। हनुमान जी ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि सीता मैया को धमकाकर रावण और बाकी राक्षस जाते हैं और सीता मैया काफी दुखी हैं, रो रही हैं कि मेरी सुधि भगवान राम और वीर लक्ष्मण क्यों नहीं ले रहे हैं। तब हनुमान सोचते हैं कि अब मैं सीता के समक्ष जाकर प्रकट हो जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि मैया रो मत, अब भगवान राम आने ही वाले हैं और तुम्हें ले जाएंगे। लेकिन मैं सीता से यह बात कहूं किस भाषा में? अंग्रेजी में कहूं, अवधी में कहूं, किस में कहूं? क्योंकि हनुमान भी संस्कृत जानते हैं, स्थानीय भाषाएं जानते हैं। सीता मैया भी काफी अपने जमाने के सबसे बड़े विद्वान राजा की पुत्री रही है और सबसे बड़े महाराजा की पुत्र वधू रही है। उनको भी सारी भाषाओं का ज्ञान है। सीता मैया से किस भाषा में बात की जाए? तो हनुमान सोचते हैं पहले कि संस्कृत में बात करेंगे। फिर वो तुरंत उन्होंने देखा है कि अरे अभी तुरंत तो रावण संस्कृत में बात कर इनसे गया है, संस्कृत में मैंने बात की तो सीता मैया समझेंगी यह भी राक्षस है। तो वो तय करते हैं कि नहीं, मैं बात करूंगा स्थानीय भाषा में, आम लोगों की भाषा में, और बताऊंगा कि मैया हम लोग आम लोग जरूर हैं, लेकिन इतनी ताकत रखते हैं कि राम भगवान जब आएंगे, उनके साथ हम लोग आएंगे तो तुम्हें यहां से उठा कर ले चलेंगे। तुम अगर चाहो तो अभी चलो मेरे साथ, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है मेरे होते हुए और राम का आशीर्वाद होते हुए। लेकिन सीता मैया क्या कहती हैं
या आप रामायण पढ़ेंगे तो आगे चलेंगे। अरुण जी, हम सारे स्लाइड्स तो नहीं ले पाएंगे, अब हमारे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग गांधी जी वाले स्लाइड पर चलें। आप गांधी जी वाले स्लाइड पर आइए, ये सब छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। हाँ, गांधी जी वाले स्लाइड पर आइए। जरा इसको पॉज दबाइए, जरा सा इसको थोड़ा पॉज कीजिए। अपने देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका नाम न सुना हो। आप गांधी जी से सहमत हो, गांधी जी की राजनीति, उनकी धर्म नीति, उनके दर्शन से आप सहमत हो ना हो, आपको सत्य और अहिंसा पर विश्वास हो ना हो, या आपकी व्यक्तिगत समस्या है, और शायद आप जो सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे होंगे, लेकिन बच्चों, मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने गांधी जी का नाम सुना हुआ है। और अगर आपके पास कोई एक कहानी पढ़ने का समय है तो आप यह कहानी पढ़िए, यह वीडियो देखिए कि गांधी जी उस जमाने में नए नए वकील थे, कोई 30-32 बरस के वकील थे। 1869 में पैदा हुआ व्यक्ति, या 1893 ईस्वी की कहानी है, कोई 25-30 के आसपास के व्यक्ति, एक नया वकील ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठकर नेटाल से प्रिटोरिया जा रहे हैं अपने मुवक्किल के काम से। उस जमाने में दक्षिण अफ्रीका में नियम तो ऐसा नहीं था, लेकिन जो वहां गोरे लोग थे, वहां जो यूरोपियन और अंग्रेज थे, उनकी धांधली ऐसी थी कि वो पहले दर्जे के डब्बे में, फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में, सिवाय यूरोपियन के और किसी को चलने ही नहीं देते थे। पहले तो टिकट ही नहीं बेचते थे इनके साथ, और टिकट ले भी ले तो उसे वो ट्रेन से उतार देते थे, कोई टिकट लेता ही नहीं था। उनके आतंक के मारे, जैसे भारत में भी हो गया है, कई प्रांतों में बच्चे और लड़के और गुंडे और आतंकवादी आतंक करते रहते हैं, तो आदमी डरता है वहां जाने से। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में अच्छे लोग जो श्वेत अश्वेत थे दोनों ही, वो फर्स्ट क्लास में चलते हुए डरते थे कि कौन कैसी बदतमीजी करेगा गोरों में, क्या पता है। गांधी जी को पता नहीं था, और गांधी जी को थोड़ी जिद भी थी। उनके जो मेजबान थे सेठ, उन्होंने उनको बताया था कि आप फर्स्ट क्लास में ना चलो, पैसे बेशक रख लो मुझसे लेकर, लेकिन फर्स्ट क्लास में ना चलो, वो तुम्हें परेशान करेंगे। गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो इंग्लैंड से पास हुआ वकील हूं, मुझे क्या परेशान करेंगे। आप देखिए जरा, अरुण जी चला दीजिए तो ये वीडियो, पॉज दबा दीजिए। आप गांधी जी की जगह होते, मैं ये प्रश्न, जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से पूछ रहा हूं कि आप अगर गांधी जी की जगह उस रात उस ट्रेन में होते तो आप क्या करते। अक्सर हाँ, हम में से कई सारे लोग आज भी अपमान, अन्याय, अत्याचार बर्दाश्त कर लेते, अरे चलो जाने दो, कौन आगे से इनके साथ चले, रास्ता बदल लेते हैं, दूसरे डब्बे में चले जाते हैं। गांधी जी ने वैसा नहीं किया। गांधी जी चले, बहुत अच्छे, उनको आदत थी, वो फर्स्ट क्लास में चलते थे, अच्छी किताब पढ़ते हुए, कुली से बातचीत करते हुए जा रहे थे। कुली के प्रति भी उनके मन में आदर का भाव था। वो अंग्रेज यात्री वहां कंडक्टर को लेकर आता है, और कंडक्टर इनसे पूछता है कि तुम्हें टिकट मिल कैसे गई। उन्होंने कहा कि मैंने पैसे दिए, मैं वकील हूँ, इंग्लैंड में मैंने ट्रेनिंग पाई है और मैं बराबर चलता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, अगले स्टेशन से पहले तुम उतर जाओ, तुम इसमें नहीं चल सकते हो। गांधी जी ने कहा कि नहीं, उसने कहा नहीं, काले वकील यहाँ होते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन है तो, मैं तो हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उतारो ये सब। गालियां दी उसको, जो गाली मैं आपको यहाँ उसका अनुवाद हिंदी में नहीं कर सकता हूँ, वैसी गाली दी, और गांधी जी का सामान उठाकर फेंक दिया चलते हुए ट्रेन से। बहुत जहां फेंका गांधी जी को उतारकर, नेटाल से प्रिटोरिया के रास्ते, उस स्टेशन का नाम था पीटर मार्ट्सबर्ग। आज भी है। आप चाहें तो दक्षिण अफ्रीका जाकर देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं उस स्टेशन की तस्वीर। साउथ अफ्रीका में जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तब सर्दी होती है, और जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो उनके यहाँ गर्मी होती है। बहुत सर्दी की रात थी,
बहुत ज्यादा सर्दी की रात थी, इतनी ठंड थी, गांधी जी के पास कंबल नहीं, वो सामान किधर फेंक दिया, इनको किधर फेंक दिया, इनको चोट लगी, लेकिन गांधी जी उसी रात महात्मा गांधी हो गए। उन्होंने स्टेशन मास्टर की मदद से वायसराय को टेलीग्राम दिया और कहा कि आपके देश में आप ही के कानून के होते हुए हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है। उनके साथ आगे भी अत्याचार हुआ, वहां भी लौटकर भारत में आए तब भी, लेकिन गांधी जी अपने अधिकार के लिए खड़े हुए और गांधी जी ने उनसे माफी मंगवाई। वायसराय ने लिखकर क्षमा प्रार्थना की गांधी जी से और कहा कि आप और टिकट ले लीजिए, आप फ्री चलिए, अब आपके साथ सिपाही चलेंगे, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। उस रात गांधी जी को और ज्यादा परेशानी हुई। आप गांधी जी की आत्मकथा पढ़ेंगे तो गांधी जी ने उसका बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। मैं अब यहाँ समाप्त करता हूँ। जितनी कहानियां मैंने आपको यहाँ सुनानी चाहिए सारी तो मैं नहीं सुना पाया, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि कहानियां पढ़ने सुनने से आपके चरित्र व्यक्तित्व का भी विकास होगा और आपकी भाषा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, जो भी बात जिस किसी भी भाषा में आप सुनेंगे पढ़ेंगे आपका विकास होगा। नमस्कार, आपने मुझे ध्यान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद अरुण जी आपकी मदद के लिए। थैंक यू सर। सर सादर आभार। मैं राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से आज ज्ञान की गंगा बहाने के लिए डॉक्टर शिरीष चौधरी साहब का सादर बार बार आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही रोचक तरीके से कहानियों के महत्व और प्राचीन कहानियां, पौराणिक कहानियां, उन पर प्रकाश डाला। निश्चित ही इन कहानियों से हमारे विद्यार्थियों का ज्ञान वर्धन होता है। कहानियों का जब दौर था तो उससे विद्यार्थी सीखते थे, उससे बहुत नैतिक शिक्षा के ज्ञान प्राप्त करते थे और सामाजिक और अन्य चीजों पर भी जानकारियां उनको प्राप्त होती थी। निश्चित ही कहानियों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आज सर ने अपने वक्तव्य में कहानियों के महत्व पर प्रकाश डाला, निश्चित ही हमारे विद्यार्थी, शिक्षक और जुड़े हुए शिक्षाविद इससे जरूर लाभान्वित होंगे। मैं सर का पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही अमूल्य समय देख करके हमारे विद्यार्थियों को आज कहानी के महत्व के बारे में परिचर्चा की। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आइशर भोपाल की टीम का कि जो इस प्रकार से समुद्र में से इस प्रकार के मोती को खोज करके हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है कि ज्ञान की गंगा बही। और साथ में मैं डाइट के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, डाइट की फैकल्टी का, बीआरसी का, बीएससी, एपीसी एकेडमिक, सीएससी, शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों का कि जो नित्य प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम को की प्रतीक्षा करते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और उसको देख करके लाभान्वित होते हैं। निश्चित ही ये हर कार्यक्रम हमारा बहुत ही रोचक होता है और हर एक सप्ताह एक नए वक्ता के साथ आपको ज्ञान प्राप्त होता है। मैं पुनः एक बार अपने समस्त श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं और आपको सूचित करना चाह रहा हूं कि अगले 3 सप्ताह जो हमारा ये कार्यक्रम जो प्रति शुक्रवार हो 4, साढ़े 4 से 5:30 होता है, कतिपय कारणों से ना हो पाएगा। इसका कारण ये है कि दिवाली के बाद 5 तारीख को अवकाश है, 12 तारीख को हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे है और 19 तारीख को अवकाश है और अगला व्याख्यान आप 26 नवंबर को सुन सकेंगे। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि जैसे ही हमारे द्वारा लिंक आपको दी जाए उस लिंक से 26 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़ेंगे और जो भी वक्ता उस समय ज्ञान आपके सामने होंगे उनको जरूर सुनेंगे। मैं आप सभी को दिवाली की शुभकामनाओं के साथ सभी का एक बार आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने इस कार्यक्रम को की गरिमा बनाए रखने के लिए धैर्य के साथ सुना, समझा, सीखा। मैं पुनः एक बार सबका आभार और धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अरुण, हाँ बंद कर सकते हैं, ठीक है ना? अपना कार्यक्रम 26 तारीख को अगला कार्यक्रम। ओके ओके ठीक है ना? ओके ठीक है अरुण जी, तो इजाजत हो। थैंक यू सर। सर।